जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका यूपी पीसीएस की इस प्रीवियस ईयर की सीरीज में। तो दोस्तों, हम आज यूपी पीसीएस 2021 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो के पूर्व हमने यूपी पीसीएस 2021 के क्वेश्चन पेपर के लगभग 100 क्वेश्चनों को बड़े ही डिटेल के साथ कवर किया है। अब बच्चे सिर्फ 50 क्वेश्चनों में भी कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं जिन्हें हम स्किप करेंगे। ठीक है, अन्य क्वेश्चनों को आज हम पूरी तरह समाप्त कर डालेंगे और आज इसी वीडियो में 2021 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वह कंप्लीट हो जाएगा। उसका आज हम डिटेल से एनालिसिस खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको यूपी पीसीएस 2020 से संबंधित मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज का सेशन आरंभ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 101 है यानी कि 101 है, वह कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया है। तो ऑप्शन बी इज राइट। 1986 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का निर्माण किया गया था। ध्यातव्य है कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया, तो जो हमारा वन संरक्षण अधिनियम है वह 1980 में अस्तित्व में आता है। वहीं बात करें हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की, तो इसका गठन कब हुआ, कब यह अधिनियम बना, कब कानून बनाया है, तो 1972 में बनता है। वहीं जैव विविधता अधिनियम 2002 से प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वह है 102 यानी कि 102। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो वही अच्छी बात है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा, क्योंकि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस जो प्रति वर्ष है 16 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में बनाए गए ओजोन, देखिए यहाँ पे 2021 का हम क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कर रहे हैं तो उसी की थीम का वर्णन दिया हुआ है। आपको क्या करना है कि अब देखिए एग्जाम कब होना है, 2024 का एग्जाम होगा आपका जुलाई में। ठीक है, तो आपको सितंबर जो 16 सितंबर 2023 का जो विश्व ओजोन दिवस है उसकी थीम आपको याद रखनी है। ठीक है, किसकी थीम याद रखनी है, तो 2023 के विश्व ओजोन दिवस की। ठीक है, हो सकता है वह थीम आपसे पूछ ले। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। ठीक है, सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक पैराबैंगनी जो विकिरण होती हैं उससे पृथ्वी की रक्षा करती है। ठीक है, 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। वर्ष 1995 में ही पहला विश्व ओजोन दिवस मनाया गया था। तो आपको यह याद रखना है कि पहला विश्व ओजोन दिवस मनाया गया कब, 1995 में। और किस तिथि को मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और आपको रिसेंट 16 सितंबर की थीम भी याद रखनी है ओजोन दिवस की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है। ऑब्वियसली बात है, मास और लाइकेन जो होते हैं वह जो लाइकेन है, मास और लाइकेन, वह वायु प्रदूषक के प्रमुख सूचक होते हैं। क्वेश्चन ये एनवायरमेंट से संबंधित है। आइए देखते हैं। ये देखिए लाइकेन है, लाइकेन इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। लाइकेन जो है वह वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में कार्य करता है। इससे स्वच्छ हवा की आवश्यकता होती है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि जहां पर स्वच्छ हवा नहीं है वहां पर लाइकेन का उत्पादन नहीं हो सकता। ठीक है, अत्यधिक प्रदूषित स्थान पर लाइकेन जो है वह नष्ट होने लगते हैं। उल्लेखनीय है कि लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की एक वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। आपको यह भी फैक्ट याद रखना है कि लाइकेन किन जीवों से मिलकर बनता है, तो यह दो जीवों के मिलने से बनता है। और उसका क्या नाम है, कवक तथा शैवाल। जब कवक और शैवाल दोनों आपस में मिलते हैं तो लाइकेन का निर्माण होता है। और ये एक थैलोफाइटा प्रकार की एक वनस्पति है। कवक व शैवाल के मध्य इस प्रकार संबंध को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सहजीवी संबंध, यानी कि म्यूचुअलिज्म। क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहते हैं इसे, सहजीवी संबंध। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 104 इज इको मार्क जो है प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट होगा, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, चाहे क्वेश्चन ये लाइकेन से संबंधित हो, चाहे क्वेश्चन ये इको मार्क से संबंधित हो, ये क्वेश्चन हमने पहले के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में डिस्कस किए ही हुए हैं। चाहे हम बात करें 2023 के क्वेश्चन पेपर की या फिर 2022 के क्वेश्चन पेपर की, आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन पेपरों में भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है,
तो अभी हमने उन पेपरों को रिसेंट में खत्म किया है, तो इसलिए मुझे ये चीजें याद है। ठीक है, यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी, लाइक मान लो 2023 का आपने प्रीवियस ईयर नहीं देखा, 2022 का नहीं देखा, तो आपको इसी चैनल पर वो वीडियो देखने को मिल जाएंगी। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियोज को खत्म कीजिए, फिर ये 2021 वाला वीडियो देखिए, तब आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर का कितना रोल होता है हमारी तैयारी में, क्योंकि बहुत क्वेश्चन साल दर साल रिपीट होते हैं यूपीपीसीएस के एग्जाम में। इसके अलावा हम आरओ की जल्द सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, आरओ का जो जीएस होता है वह ज्यादा टफ माना जाता है यूपीपीसीएस की तुलना में। तो यदि आप आरओ की प्रीवियस ईयर को भी कवर करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपकी तैयारी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। इकोमार का जो प्रमाण पत्र है कौन देता है? ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड द्वारा दिया जाता है ये। ठीक है, यह एक प्रमाण पत्र उस उत्पाद को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित हो, जिसका इकोसिस्टम पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़ता हो। ठीक है, उन उत्पादों को दिया जाता है जो एनवायरमेंट की दृष्टि से सुरक्षित हो तथा उसका जो हमारा एनवायरमेंट है, इकोसिस्टम है, उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ही ना डाले। ठीक है, 1991 से भारत सरकार ने उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ाने के लिए पर्यावरण अनुकूलन उत्पादों की आसान पहचान के लिए इको लेबलिंग की शुरुआत की थी। कब से शुरुआत की? तो 1991 से शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 105 इज फ्लाई एश प्रदूषण होता है। क्या होता है फ्लाई एश जो प्रदूषण है? वह होता है, ऑप्शन सी इज राइट, जो थर्मल पावर प्लांट से जो होने वाला प्रदूषण है उसी को हम कहते हैं फ्लाई एश प्रदूषण। जो ताप विद्युत संयंत्रों के माध्यम से प्रदूषण उत्पन्न होता है उसे कहते हैं क्या हम? फ्लाई एश प्रदूषण। ठीक है, फ्लाई एश की हम बात करें तो फ्लाई एश ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाला एक पार्टिकल है, इनकी कण है, जिसमें सिलिका, एल्यूमिनियम और कैल्शियम के ऑक्साइड की पर्याप्त मात्रा होती है। आर्सेनिक, बोरान, क्रोमियम तथा सीसा जैसे भी तत्व इसमें सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी मिनिमम लेवल पे क्या मिलते हैं? आर्सेनिक, बोरान, क्रोमियम तथा सीसा। और ज्यादा लेवल पे यहाँ पे क्या मिलते हैं फ्लाई एश में? तो सिलिका, एल्यूमिनियम तथा कैल्शियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं। इससे पर्यावरण और स्वास्थ्य का गंभीर खतरा भी पैदा होता है, जिसके कारण सरकार ताप विद्युत संयंत्र एवं औद्योगिक इकाइयों को मानवीय बस्तियों से दूर लगाने का प्रयास करती है। देखिए, फ्लाई एश से जो है उससे न सिर्फ एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, अपितु मानव के हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य के लिए भी एक खतरा होता है। इसी कारण से जो सरकार है वह ताप विद्युत संयंत्र या उससे संबंधित औद्योगिक इकाइयों को मानवीय बस्ती यानी कि जहां पर मानव निवास कर रहे हैं उससे दूर लगाने के लिए प्रयत्न करती है, और इस पर निर्भरता कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। अब नवीकरणीय ऊर्जा क्या, कौन सी ऊर्जा होती है? जो स्वच्छ ऊर्जा होती है, जिससे पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि सौर ऊर्जा होगी, पवन ऊर्जा हो गई। इनसे क्या है, ये कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जाएं हैं। ठीक है, और इससे पर्यावरण को कोई क्षति नहीं पहुंचती। साथ ही वनारोपण को भी बढ़ावा दिया जाता है। वनारोपण को बढ़ावा देने से क्या होगा? CO2 का जो CO2 का जो उत्पादन होता है वह कम होगा और तथा ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वन रोपण पर भी सरकार का जो है प्रयत्न रहता है कि इनको भी बढ़ावा देती है सरकार। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 106 है वह उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान से संबंधित है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग का जो कार्य का विस्तार कर सकती है वह राज्य की विधानसभा करती है। ठीक है, विधानसभा करती है। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, आगे अगर शायद अगले ऑप्शन में हो। तो ये देखिए, ऑप्शन डी इज राइट, उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा यह कार्य किया जाता है। संविधान के जो अनुच्छेद 321 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का जो विस्तार है वह राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 107 इज उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हापुड़ जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ये देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है, जो कितना है? 660 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। आपको यह याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वह है हापुड़, और सबसे बड़ा जिला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वह है लखीमपुर खीरी, जिसका कितना है क्षेत्रफल? तो 7680 किलोमीटर स्क्वायर है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं, 350 तहसीलें हैं, 18 मंडल हैं और 1,06,774 ग्रामों की संख्या है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई थी? तो ऑप्शन बी इज राइट, शाहजहांपुर में मनाई गई थी। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आजादी के अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में
11 जून 2021 को शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मनाई। ठीक है। 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसका प्रारंभ कब से हुआ? तो 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व अर्थात 12 मार्च 2021 को हुआ था। ठीक है। देखिए दोस्तों, ये सब एक्सप्लेनेशन आपके काम की नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन वैसे करंट अफेयर से संबंधित है, फिर भी मैंने करा दिया है। चलिए इसे स्किप करते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए अब ये सरस मेला की बात कर रहा है कि सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो ऑप्शन डी इज राइट, नोएडा में किया गया था ये। तो आपको याद रखना कि सरस आजीविका मेला किससे संबंधित है? तो नोएडा से है, संबंधित है। और इसमें स्वयं सहायता समूह और हस्तशिल्पियों भाग लिया था। ठीक है। इस मेले में किसने भाग लिया था? कि इसमें अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूह और हस्तशिल्पियों ने पार्टिसिपेट किया था। और इसका जो उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को एक मंच के तहत लाना, ताकि वो अपनी कौशल का प्रदर्शन कर सके और अपने उत्पादों को बेच सके। ठीक है। इसके लिए देखिए उत्तर प्रदेश में कुछ योजनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 110 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश के बजट 2021 में शामिल है? देखिए क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित, स्किप करते हैं। वर्तमान का आप जो बजट है उत्तर प्रदेश का वह कर लेना। ठीक है। वहां से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 111 है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा रामसर स्थल जो है वो यूपी में नहीं। तो ऑप्शन डी इज राइट। सुरिनसर जो मानसर झीलें हैं वह उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है। इसके अलावा बात करें हम सूर सरोवर की, तो यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य की, तो यह भी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इसके अलावा सरसई नावर झील भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। ये देखिए सुरिनसर जो मानसर झीलें हैं वह उत्तर प्रदेश में नहीं है, अपितु भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में अवस्थित है। सुरिनसर मानसर झीलें जो है, इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहते हैं। देखिए दो झीलें यहाँ पे, सुरिनसर झील अलग है और मानसर झील अलग है, लेकिन इन दोनों झीलों को एक साथ पढ़ा जाता है, तो इसे जुड़वा झीलें भी कह सकते हैं हम लोग। सूर सरोवर की बात करें तो सूर सरोवर जो झील है वह आगरा में अवस्थित है। ठीक है। इसे 2020 में रामसर साइट में सम्मिलित किया गया था। समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो यह रायबरेली में है और इसे 2019 में रामसर साइट में शामिल किया गया। सरसई नावर झील की बात करें तो यह इटावा में है। ठीक है। इटावा में है और इसे 2019 में ही रामसर साइट में शामिल किया गया। इस प्रकार ये जो सूर सरोवर है, समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य है या फिर सरसई नावर झील है, वह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 112। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वयं रोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता का मानदंड यहाँ पे नहीं है? अच्छा देखिए स्वयं रोजगार योजना है। ठीक है। कब आरंभ की गई थी? 2021 में आरंभ यह की गई है। ठीक है। उसके पंजीकरण करने हेतु यहाँ पे बताना है कि कौन सी पात्रता अनिवार्य नहीं है उसको आवेदन करने के लिए। ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। भारत के किसी भी राज्य के नागरिक इस पे आवेदन नहीं कर सकते, अपितु उत्तर प्रदेश के नागरिक ही इस स्वयं रोजगार योजना 2021 में पंजीकरण करा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसके अन्य मानदंडों की हम बात करें तो इसमें शामिल है आयु 18 से 40 वर्ष की होनी चाहिए, न्यूनतम हाई स्कूल पास होना चाहिए। ठीक है। किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वयं रोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए, यानी कि पहले से किसी स्वयं रोजगार योजना में उस व्यक्ति को पंजीकृत नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 जो हमारा 13 है वह कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही प्रतीत होते हैं। क्योंकि इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना लक्ष्य रखा गया। ठीक है। वर्तमान में राज्य में जो प्रजनन दर है वह 2.7 प्रति हजार है। उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण व कल्याण विधेयक 2021 है का ड्राफ्ट राज्य विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 जुलाई 2021 को नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 के लिए घोषणा की थी। इस विधेयक का जो उद्देश्य है वह कुल टोटल फर्टिलिटी रेट 2.7 से घटाकर 2026 तक 2.1 तक लाना है। ठीक है। और 2030 तक ही 1.9 तक करना है। ठीक है। क्या लक्ष्य है टोटल फर्टिलिटी रेट का? जो वर्तमान में 2.7 है उसको घटाकर 2026 तक 2.1 तक लेके जाना और 2030 तक इस टोटल फर्टिलिटी रेट को ही 1.9 तक लेके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किन व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई थी? तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन डी इज राइट, मजदूरों के लिए प्रारंभ किया गया था। कौन सी योजना? तो
उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021। दोस्तों ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित था, ठीक है। क्योंकि ये योजना से संबंधित है इसलिए हमने क्वेश्चन करा दिया है। आपको यह देखना है कि उत्तर प्रदेश से जो क्वेश्चन आ रहे हो ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर से संबंधित होते हैं यूपी पीसीएस से, और लगभग 10 से 15 क्वेश्चन यूपी पीसीएस से संबंधित होते ही हैं। चाहे वो यूपी पीसीएस से संबंधित होते हैं लेकिन वो क्वेश्चन स्टैटिक भी हो सकते हैं, करंट अफेयर भी हो सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर का वेटेज ज्यादा होता है यूपी में। आइए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा आरंभ की थी। इस योजना के तहत जो उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया को पूरा करेंगे उन्हें सरकार की तरफ से 12,000 रुपए धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाने के लिए प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। इस योजना का जो लाभ है लगभग 1.5 करोड़ श्रमिकों को दिया जाएगा। ये लोग इस योजना के माध्यम से गोरखपुर मंदिर, हस्तिनापुर शहर जो कि मेरठ में, प्रयागराज धार्मिक स्थल, शाकुंभरी देवी मंदिर, विंध्यवासिनी देवी मंदिर, अयोध्या, मथुरा, बनारस आदि धार्मिक स्थलों की यात्रा पर जा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर वह है 115। निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है? तो obvious सी बात है कानपुर में स्थापित किया गया, तो ऑप्शन डी इज राइट। 19 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है वहां पर देश का पहला भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला रखी गई। इस संस्थान की स्थापना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एवं सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की साझेदारी से की गई थी। इसके द्वारा देश में कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देना या बढ़ावा प्रदान किया जाएगा। ओके, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 116 है उससे लेकर 138 तक करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। इन क्वेश्चनों को हम स्किप करते हैं, ठीक है। इसके अगले जो क्वेश्चन है उनको हम आइए देखते हैं कि 139 से मिसलिनियस के क्वेश्चन आरंभ है, यानी कि विविध के क्वेश्चन आरंभ होते हैं। तो वहां से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। करंट अफेयर का पार्ट हम इसलिए स्किप कर रहे हैं क्योंकि साल दर साल जो यूपी पीसीएस में एग्जाम होता है वहां पर नया करंट अफेयर पूछा जाता है। जैसे कि आपका एग्जाम जुलाई में होना है, ठीक है, जुलाई 2024 में होना है। तो आपको करंट अफेयर कहाँ से तैयार करना है? आपको लेके जुलाई 2030 से लेकर 2023 से लेकर 30 बोल रहा हूं मैं, 2023 से लेकर 2024 तक, जून 2024 तक का करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके अलावा जो पुराना करंट अफेयर है उनसे आप मतलब नहीं रखिएगा। मोटा मोटा मैं आपको बात करूं यूपी पीसीएस के संदर्भ में करंट अफेयर आता कहाँ से, तो 6 महीने का जो करंट अफेयर होता है ना वहां से 80% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 80% क्वेश्चन को आप टैकल कर जाएंगे कि 6 से 8 महीने का यदि आप तैयार कर लेते। लेकिन यदि आप 12 महीने का करंट अफेयर प्रिपेयर कर लेते तो आप लगभग 100% जो क्वेश्चन है करंट अफेयर के उन्हें टैकल कर जाएंगे, क्योंकि यूपी पीसीएस में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप उन्हें आसानी से टैकल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे हम। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 139 जो कि मिसलेनियस से संबंधित है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ऑब्वियस सी बात है स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के राजस्थान में अवस्थित है। आइए जानते हैं क्यों यह क्वेश्चन आया हमारे यूपी पीसीएस के एग्जाम में। तो कई बार जो क्वेश्चन होते हैं ना दोस्तों वह करंट के कारण भी स्टैटिक वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। ये देखिए राजस्थान यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो स्टैचू ऑफ पीस है, ठीक है, राजस्थान के पाली जिले में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में। जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज जिनका जो कार्यकाल रहा हुआ है रहा, इनका जन्म कब हुआ? तो 1870 में इनका जन्म होता है और मृत्यु 1954 में होती है। उनके 191वें जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनका वर्चुअली अनावरण किया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसलिए बना क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा इनकी 191वीं जयंती पर इनका वर्चुअली जो अनावरण है वह किया गया था, जिसके कारण यह न्यूज में आए। अब यह स्टैचू ऑफ पीस क्या है? यह एक प्रकार की प्रतिमा है, यानी कि मूर्ति है, ठीक है। अब ये इसकी हाइट की बात करें तो यह 151 इंच की है, मतलब 12.6 फीट ऊंची है। इसे अष्ट धातु से निर्मित किया गया है तथा इसमें सर्वाधिक मात्रा में तांबे का यूज किया गया है। इन्होंने आजादी के समय खादी तथा स्वदेशी आंदोलन में योगदान भी दिया था, ठीक है। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी है, आपको यह भी याद रखना है। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है, ठीक है। इसका अनावरण कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। 31 अक्टूबर यानी कि 31 अक्टूबर को ही क्यों किया गया? क्योंकि इसी दिन हमारे जो वल्लभ भाई पटेल जी हैं उनकी जयंती होती है, ठीक है। इसी अवसर पर 31 अक्टूबर को 2018 में इनकी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी मूर्ति है उनका उद्घाटन किया गया था। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो 182 मीटर है, ठीक है। इसके मूर्तिकार के नाम की बात करें तो इनके मूर्तिकार थे रामवी सुतार। रामवी सुतार, यह भी आपको याद रखना चाहिए।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 140। आइए देखते हैं क्या कहता है कि सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन डी इज राइट, अगस्ट काम्टे द्वारा सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत दिया गया था। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का जो सिद्धांत है वह मूलतः अगस्त काम्टे द्वारा प्रतिपादित किया गया था। देखिए देखिए इन 3 अवस्थाओं में धर्मशास्त्रीय या काल्पनिक पहली अवस्था हो गई। सेकंड अवस्था की बात करें तो तत्व मीमांसीय या अमूर्त सेकंड अवस्था होगी। थर्ड अवस्था जो है वह है प्रत्यक्षात्मक या वैज्ञानिक, ठीक है, इनको शामिल किया जाता है। कॉम्टे के अनुसार मानव जीवन की प्रत्येक मानसिक अवस्था के साथ एक विशिष्ट प्रकार का सामाजिक संगठन और राजनीतिक प्रभुत्व जुड़ा होता है। धर्मशास्त्रीय स्तर पर प्रत्येक जो घटना है की व्याख्या अलौकिक या आधि दैविक आधार पर तथा जब की तत्व मीमांसीय स्तर पर यानी कि तत्व मीमांसीय स्तर पर बात की जाए तो प्रत्येक जो है घटना की व्याख्या बोध का स्रोत अमूर्त शक्तियों को माना जाता है। अब लास्ट में बात करें हम प्रत्यक्षात्मक या वैज्ञानिक स्तर की, तो इसमें ब्राह्मणों के नियमों का अध्ययन अवलोकन तथा प्रयोग या परीक्षण की तथा तुलना को आधार किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम प्रारंभिक स्तर की बात करते हैं यानी कि धर्म शास्त्रीय स्तर पर, तो प्रत्येक घटना की व्याख्या अलौकिक या आधि दैविक आधार पर की जाती है। लेकिन जब हम सेकंड स्टेज पर पहुंचते हैं तत्व मीमांसीय स्तर पर, तब प्रत्येक घटना की व्याख्या तथा बोध का स्रोत अमूर्त शक्तियों को माना जाता है। वहीं थर्ड स्टेज यानी कि लास्ट स्टेज की बात की जाए जिसमें हम प्रत्यक्षात्मक या वैज्ञानिक स्तर पर बात करते हैं कि ब्राह्मणों के नियम का अध्ययन अवलोकन प्रयोग या परीक्षण तथा तुलना के आधार पर किसी घटना की व्याख्या की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको देखना है। फर्स्ट अनुसूची में इंस्टीट्यूट यानी कि संस्थान का वर्णन दे रखा है। सेकंड अनुसूची में उन संस्थानों की लोकेशन का वर्णन दे रखा है। तो ऑप्शन ए में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान, जिसके अनुसंधान केंद्र दिया हुआ है जिसके सामने नैरोबी वर्णन है, जो कि सही है क्योंकि जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री है वह नैरोबी में ही अवस्थित है। ऑप्शन बी में भारतीय वन प्रबंध संस्थान जो है वह भोपाल में अवस्थित है, यह भी सही है। हमें रॉन्ग फाइंड करना है। तो हमारा जो थर्ड है, एक सेकेंड, हमारा जो थर्ड ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन सी जो है उसमें केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान की बात की है, तो उसके सामने बांदा दिया हुआ है जो कि गलत है क्योंकि केंद्रीय सस्य वानिकी जो अनुसंधान संस्थान है वह झांसी में अवस्थित है, न कि बांदा में, ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। ऑप्शन डी में कहा गया कि टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो नई दिल्ली में अवस्थित है। आइए देखते हैं, ये देखिए केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, झांसी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 142 है वह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। तो ऑप्शन डी इज राइट, जो सांस्कृतिक विविधता है वह ग्रामीण समुदाय का प्रमुख तत्व नहीं है क्योंकि आपको किसी गांव में एक ही तरह की संस्कृति देखने को मिलती है, ठीक है, वहां पे आपको कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिल जाएगी कि यहाँ पे दूसरे धर्म के भी लोग रह रहे हैं, ईसाई धर्म आपको मिल जाएंगे, अलग अलग धर्म के लोग लाइक मुस्लिम मिल जाएंगे, लेकिन आपको वहाँ सांस्कृतिक विविधता देखने को नहीं मिलेगी। खाना पीना सबका एक जैसा ही होगा, रहना सहना भी सबका एक जैसा होगा, ठीक है। तो हमें सांस्कृतिक विविधता बड़े लेवल पे देखने को मिलती है, लाइक शहरों में देखने को मिल जाएगी। शहरों में आपको कई तरह के कई धर्म के लोग मिल जाएंगे, कई अलग अलग जगह से आए हुए लोग मिल जाएंगे। कोई साउथ इंडियन से रह रहा होगा, कोई नॉर्थ ईस्ट इंडियन से होगा, कोई नॉर्थ इंडिया से होगा, कोई नॉर्थ वेस्ट इंडियन से होगा, वह आपको किसी शहर में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन गांव में एक ही जगह के लोग होते हैं, उनकी कल्चरल जो होता है, उनका जो कल्चरल है, सांस्कृतिक है, संस्कृति है उनकी एक जैसी ही होगी। इसके अलावा हम बात करें ग्राम में आपको हम की भावना देखने को मिलती है, क्षेत्र देखने को मिल जाएंगे, उसके बाद आत्मनिर्भरता भी देखने को मिल जाएगी। सांस्कृतिक जो विविधता है वह ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। सांस्कृतिक विविधता जो है वह नगरीय समुदाय में पाया जाता है। ग्रामीण समुदाय के तत्वों की बात करें तो इसमें हम की भावना आती है, क्षेत्र आ जाते हैं, आत्मनिर्भरता आ जाता है, जाति व्यवस्था आ जाती है, जनसंख्या का कम घनत्व भी आता है क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन की कम डेंसिटी देखने को मिलती है, सामाजिक समरूपता आ जाएगा, सरल व सादा जीवन भी इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 143। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण द्वारा किया गया था और साउथ अफ्रीका में किया गया था। तो विश्व का जो पहला सफल मानव हृदय प्रत्यारोपण है दक्षिण अफ्रीका के सर्जन क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा 3 दिसंबर 1967 में साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में किया गया था। भारत में पहला जो हृदय प्रत्यारोपण हुआ कब होता है, तो 3 अगस्त 1994 को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में
सर्जन पी वेणुगोपाल द्वारा किया गया था। यानी कि भारत की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया किसने? सर्जन पी वेणुगोपाल ने। और विश्व लेवल पे बात करें तो साउथ अफ्रीका में किसने किया? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया। ठीक है, ध्यातव्य है कि सबसे पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण वर्ष 1958 में अमेरिकी सर्जन नॉर्मन समवे द्वारा कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कुत्ते का किया गया था। ठीक है, मानव की हम बात करें तो मानव का कहाँ हुआ? तो साउथ अफ्रीका में हुआ है। सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया है। लेकिन वही बात करें कि सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया और किसका किया गया? तो यह अमेरिका में किया गया और अमेरिका के सर्जन नॉर्मन समवे द्वारा किया गया। और किसका किया गया? तो एक कुत्ते का किया गया और 1958 में किया गया था। भारत में बात करें तो भारत में सर्जन पी वेणुगोपाल द्वारा सर्वप्रथम किया गया। कब किया गया? तो 1994 में किया गया। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं क्या कह रहा है। सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए इज राइट, दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। सुगम्य भारत जो अभियान है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग का राष्ट्रव्यापी महत्वपूर्ण अभियान है। इस अभियान की शुरुआत कब हुई? तो 3 दिसंबर 2015 को विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर की गई थी। ठीक है, 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो सुगम्य भारत अभियान है उसकी शुरुआत की गई कब से? तो 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी। इस अभियान का दोस्तों जो उद्देश्य था आइए उसे जान लेते हैं। तो उद्देश्य इसका यह था कि विकलांग व्यक्तियों को जीवन को सभी क्षेत्रों में भागीदारी करने के लिए समान अवसर व आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। सुगम्य भारत जो अभियान है वह सुगम्य भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना एवं संचार पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर केंद्रित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 145 है वह कहता है कि सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति जो है उसका गठन किस वर्ष किया गया? तो ऑप्शन बी इज राइट, 2004 में पीसी होता समिति का गठन किया गया। किसके लिए? तो सिविल सेवाओं में सुधार हेतु। तो सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन 2004 में किया गया। इस समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे पीसी होता तथा 2 सदस्य भी और थे। इन 2 सदस्यों में कौन कौन शामिल थे? तो अरविंद वर्मा और पी शंकर। ठीक है, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी 12 मई 2010 को। ठीक है, इस समिति की अनुशंसा के अनुसार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में बैठने की जो आयु है वह 21 से 24 वर्ष होनी चाहिए तथा इसके अन्य प्रमुख अनुशंसाओं में सिविल सेवा को अधिक दक्ष और भ्रष्टाचार रहित बनाने हेतु सुझाव इसमें शामिल किए गए थे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 146 है वह कहता है कि निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित कर लिया गया था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी इज राइट, क्योंकि इसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और बोनस भुगतान अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम को सम्मिलित किया गया था। इसके अलावा संविदा श्रम अधिनियम की हम बात करें तो इसको इसमें शामिल नहीं किया गया था। ये देखिए, निम्नलिखित श्रम संबंधी अधिनियम को मजदूरी संहिता 2019 में शामिल किया गया। किस किस को शामिल किया गया? तो मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 को शामिल किया गया, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 को शामिल किया गया। ये सन इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इस वर्ष इन एक्ट का मतलब इन एक्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1936 में मजदूरी भुगतान जो है 1936 में मजदूरी भुगतान अधिनियम बना, 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बना, 1965 में बोनस भुगतान अधिनियम बना और 1976 में समान पारितोषिक अधिनियम बना। तो ये बोनस भुगतान अधिनियम भी ये मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित है और समान पारितोषिक अधिनियम 1976 भी इसमें सम्मिलित है। इसके अलावा हम बात करें संविदा श्रम अधिनियम की तो यह इसमें शामिल नहीं किया गया है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट, भारत और मैत्री भारत द्वारा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है। ठीक है, अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन भारतीय और मैत्री हैं। मैत्री की हम बात करें तो अंटार्कटिका में ही मैत्री भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है। इसका निर्माण कब हुआ? तो 1989 में इसका निर्माण होता है। पंथरीले पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है जिसे सिरमाकर ओएसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सिरमाकर ओएसिस। ठीक है, भारती की हम बात करें, ठीक है, भारती को 2012 में 12 से भारत का नवीनतम अनुसंधान स्टेशन है। ठीक है, 2012 में भारती की स्थापना की गई थी अंटार्कटिका में एक नवीनतम अनुसंधान स्टेशन के रूप में। इसका निर्माण जो है वह कठोर मौसम में शोधकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। यह मैत्री से लगभग 3000 किलोमीटर पूर्व में अवस्थित है। ठीक है, बात करें हम दक्षिण गंगोत्री की। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री जो है वह भारत
भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम के एक भाग के रूप में स्थापित पहला भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन था। वर्तमान में यह संचालित नहीं है। ठीक है, वर्तमान में सिर्फ 2 स्टेशन काम कर रहे हैं, जिसमें मैत्री शामिल है और भारती शामिल है, जबकि दक्षिणी गंगोत्री का जो परिचालन है वह बंद हो चुका है। लेकिन पहला जो स्टेशन स्थापित किया गया था वह कौन सा था? दक्षिण गंगोत्री। यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 148 इज नीति आयोग द्वारा चलाया जा रहा है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को 2021 तक शामिल किया गया है? तो ऑप्शन सी इज राइट, 8 जिलों को 2021 तक इसमें शामिल कर लिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं इस योजना के बारे में। तो नीति आयोग द्वारा चलाया जा रहा है आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को 2021 तक शामिल कर लिया गया था। उल्लेखनीय है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में जनवरी 2018 में नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने और सभी के लिए समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयास के तहत सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के अंतर्गत आकांक्षी जिला कार्यक्रम को शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वह था पिछड़े जिलों का विकास करना। आकांक्षी जिलों में जो शामिल उत्तर प्रदेश के जिले हैं उनमें शामिल है बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चंदौली, फतेहपुर, चित्रकूट, श्रावस्ती और बहराइच आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से या निम्न में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया था? आइए देखते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा यह काम शुरू किया गया था। विश्व आर्थिक मंच द्वारा कोविड-19 के पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया था। आप जानते हैं द ग्रेट रीसेट प्रयास था ही क्या? तो यह द ग्रेट रीसेट जो प्रयास है वह विश्व आर्थिक मंच की एक पहल थी। ठीक है, इसकी अवधारणा WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक और उसके कार्यकारी अध्यक्ष कैलाश श्राव द्वारा दी गई थी, जो पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुई। कोविड-19 के प्रभाव से उबरने हेतु द ग्रेट रीसेट पूंजीवादी व्यवस्था में सुधार के साथ साथ गहराते जलवायु संकट और वैश्विक सहयोग में आई कमी जैसे वैश्विक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। इससे निपटने हेतु सुझाव और सहयोग भी यह प्रदान करता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा यूपी पीसीएस 2021 के क्वेश्चन पेपर का देखें हम, तो क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए कोड से राइट आंसर का चयन करना है। लिस्ट 1 में योजनाओं का वर्णन है। ठीक है, लिस्ट 2 में उन योजनाओं के प्रारंभ का वर्णन दिया हुआ है। देखिए, जो आम आदमी बीमा योजना है उसकी शुरुआत की गई 2007 में। वहीं PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत कब की गई? तो 2021 में की गई। वहीं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आरंभ कब किया गया? तो 2018 में किया गया। वहीं बात की जाए कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसका आरंभ कब किया गया? तो 2016 में इसका आरंभ किया गया। इस प्रकार जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट। ये देखिए, जो आम आदमी बीमा योजना है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, आधे लिख रखा है लेकिन ये आम है। ठीक है, जो आम आदमी बीमा योजना है आरंभ 2007 में। PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का आरंभ 2021 में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आरंभ 2018 में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का आरंभ 2016 में। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे 150 क्वेश्चन यूपी पीसीएस के कंप्लीट होते हैं जीएस के। ठीक है, यूपी पीसीएस 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका हमने आज डिटेल एनालिसिस समाप्त कर लिया है। तो दोस्तों यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं यूपी पीसीएस की सीरीज की इस नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम यूपी पीसीएस 2020 के क्वेश्चन पेपर को बड़े ही डिटेल के साथ एनालाइज करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।